लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल कंटेंट को लगातार इंडिया में बैन किया जा रहा है। क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? मुकेश मोहन के एक वीडियो से नितिन गडकरी इतना घबरा गए हैं कि मुकेश मोहन को 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया गया, साथ ही उनका फोन भी छीन लिया गया और FIR दर्ज करवाया गया। मतलब देश के मंत्री गोमांस का कारोबार करे लेकिन जनता सवाल भी ना पूछे, ये कैसा लोकतंत्र है? आप सुबह उठते हैं, अपना फोन खोलते हैं और देखते हैं जो चैनल कल तक लाखों लोग देख रहे थे, आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई वार्निंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक कोल्ड मैसेज की लीगल डिमांड के कारण ये कंटेंट, ये चैनल भारत में उपलब्ध नहीं है। ये कहानी किसी एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर की नहीं है, ये कहानी उस महिला लाइन की है जो ये तय करने की कोशिश कर रही है कि आप क्या बोल सकते हैं या आप कितना लिख सकते हैं या कितना सवाल पूछ सकते हैं। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए, मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आलोचना नहीं होती है। रिसेंटली मिंट अखबार ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें ये बताया गया कि मोदी की 99 विदेश यात्राओं पर 815 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन अगर आप इन यात्राओं को देखोगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर मोदी इन फॉरेन लीडर से क्या बात करते होंगे। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो विदेश में जाकर ऐसे खिलखिलाने लगते हैं जैसे इनका पुराना नाता अंग्रेजों से है, ना कि हिंदुस्तान के लोगों से जैसा ये दावा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वही नरेंद्र मोदी अपने देश वापस आते हैं तो इतने सीरियस दिखते हैं जैसे इनकी असली जंग हिंदुस्तान के लोगों से ही हो। लेकिन मोदी और इन फॉरेन लीडर्स के बीच की कन्वर्सेशन की वीडियोस कभी बाहर ही नहीं आती। अक्सर भारत देश की न्यूज एजेंसीज मोदी और इन फॉरेन लीडर्स के बीच की कन्वर्सेशन को म्यूट करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिससे कभी ये पता ही नहीं चलता कि आखिर मोदी इन फॉरेन लीडर से क्या बात करते होंगे। न्यूज एजेंसी ANI ने जब नरेंद्र मोदी की वीडियोस को म्यूट करके अपने चैनल पर डाला तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए और ये नोटिस किया गया कि जो प्रधानमंत्री कल तक मनमोहन सिंह को म्यूट PM बोलते थे, आज उनकी ही वीडियो को म्यूट करके शेयर किया जा रहा है। जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ तब भी मोदी और प्लेन क्रैश के पीड़ितों के बीच की बातचीत को ANI ने म्यूट करके अपने चैनल पर डाला। इसीलिए मोदी के इन फॉरेन लीडर्स के साथ जितने भी कन्वर्सेशन अभी तक बाहर आए हैं वो या तो किसी फॉरेन लीडर की वीडियो में गलती से कैप्चर हो गए या फॉरेन की मीडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दिए। ये सब देखने के बाद दूसरा सवाल मन में ये आता है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फॉर्म्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लायक भी हैं? बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड। Investigating in a girl child, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुर्गा भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। नरेंद्र मोदी शायद विदेशों में जाकर ये भूल जाते हैं कि वो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देश की इज्जत और मैनर्स उनके हाथ में है। क्या आपको भी लगता है मोदी फादर ऑफ इंडिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फादर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट क्रेडिबल एम्बेसडर फॉर भारतीयता। प्राइम मिनिस्टर हैज वैंक्विश्ड ऑल द ऑपोजिशन। #brand Modi. Brand Modi is the only thing this election is about. #brand Modi. हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार है।
लेकिन ब्रिटेन के एक अखबार डेली मेल्स ने मोदी की इन जबरदस्ती गले लगने वाली हरकतों को क्रिंज तक कह दिया। ऐसे ही नरेंद्र मोदी पोर्तुगल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उनका हाथ ही नहीं छोड़ते। प्रिंस विलियम का हाथ तो ऐसे पकड़ा कि उनके हाथ पर निशान पड़ गए। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं उनमें से किसी ने भी ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट विदेशों में जाकर नहीं किए जैसे कि नरेंद्र मोदी ने किए। जरा सोच के देखिए कि हाथ कितना टाइट पकड़ा होगा और प्रिंस विलियम ने अपने मन में क्या सोचा होगा। यही एक वजह है कि आज देश विदेश भर में बहुत सारे लोग मोदी की इस ठहाके वाली डिप्लोमेसी पर जोक बना रहे हैं। भारत माता की ग्रेट हैरेसमेंट। और इन्हीं लोगों की आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार किस हद तक जा चुकी है आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल कंटेंट को लगातार इंडिया में बैन किया जा रहा है। बीजेपी सरकार से सहमति न रखने वाले दर्जनों अकाउंट रातों रात उड़ाए जा रहे हैं। क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? इंटरेस्टिंगली जिस आईटी एक्ट का इस्तेमाल बीजेपी कंटेंट क्रिएटर्स की आवाज को दबाने के लिए कर रही है उस आईटी एक्ट के सेक्शन 69A को तभी लगाया जा सकता है जब देश की सवर्निटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो, यानी पब्लिक ऑर्डर खराब होने का डर हो। लेकिन नरेंद्र मोदी इस सेक्शन का मिसयूज अपने पर्सनल क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए और कुचलने के लिए कर रहे हैं। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से हर दिन 237 यूआरएल ब्लॉक करवाए, पूरे साल में नहीं हर दिन। और ये सिर्फ 2021 के नंबर हैं। 2026 के नंबर और भी ज्यादा भयानक होंगे। ऐसे अनगिनत लोग हर दिन ये शेयर कर रहे हैं कि उनके सालों पुराने अकाउंट को या तो उड़ा दिया गया या तो उनके कंटेंट को इंडिया में बैन करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी के खिलाफ एक क्रिटिकल पोस्ट कर दी थी। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता। आज किसी भी प्रोटेस्ट को होने से पहले ही कुचल दिया जाता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले जर्नलिस्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे कौन से कानून सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं जो लोगों की आवाज को कुचलने के लिए सबसे बड़े हथियार बनेंगे। रिसेंटली नोएडा के जेवार एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी की एक रैली थी। इसी रैली में गलगोटिया और शारदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अटेंडेंस और खाने का लालच देकर बसों में भरकर लाया गया। इसे लेकर हैप्पी नाम की एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लड़की ने एक मिनी व्लॉग बनाया और बताया कि कैसे अटेंडेंस के नाम पर यूनिवर्सिटी ने उन्हें बसों में भरकर नरेंद्र मोदी की रैली में लाया। 41 सेकंड की इस नॉर्मल सी वीडियो को भी गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम से बैन करवा दिया। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी। वाह मोदी जी वाह। हैरानी की बात ये है कि मोदी की रैली में भीड़ को जुटाने के लिए गाजियाबाद के डीएम ने 800 स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि बसों का इस्तेमाल मोदी की पॉलिटिकल रैली में भीड़ को जुटाने के लिए किया जा सके। कई कंपनीज के मजदूरों को भी हाजिरी के नाम पर मोदी की रैली में लाया गया। इसके बावजूद भी एक हार्मलेस रील को मोदी सरकार ने जबरदस्ती इंस्टाग्राम से बैन करवा दिया। ऐसे ही कॉमेडियन पुलकित मानी ने मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि मोदी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कैसे मिलते हैं। जब ये वीडियो लोगों के द्वारा शेयर की जाने लगी तो मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इस वीडियो को भी बैन करवा दिया। ये है हालत हमारे देश में आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की। नरेंद्र मोदी की यात्राओं पर जो 815 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इस पर कपिल नाम के एक फेमस ट्विटर यूजर ने इसे कोट करते हुए सिर्फ टोटली यूजलेस लिखा। इस नॉर्मल से क्रिटिसिज्म वाले ट्वीट को भी मोदी सरकार ने इंडिया से बैन करवा दिया।
पूनम नाम की एक ट्विटर यूजर ने सिर्फ इतना लिखा कि रेंगता हुआ कीड़ा भी मोदी से बड़ी रीढ़ की हड्डी रखता है। इस नॉर्मल से ट्वीट को भी मोदी सरकार ने इंडिया में बैन करवा दिया। जर्नलिस्ट मुकेश मोहन पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने 50 करोड़ का डिफेमेशन का केस लगा दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने कारवा मैगजीन की एक रिपोर्ट को अपनी वीडियो में कोट कर दिया था। सोचिए, सिर्फ पढ़कर बताया था। छोटे छोटे बच्चों की भी रील्स को सरकार ने सिर्फ इसलिए उड़ा दिया क्योंकि उनमें सरकार की आलोचना की गई थी। जो लोग बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो चंद लोग ही बचे हैं जिनकी आवाज है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। नीमू यादव, संदीप सिंह और नेहरू जैसे 12 अकाउंट्स को इंडिया में बैन करवाने पर परेशान होकर ट्विटर ने मोदी सरकार पर केस कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि मोदी सरकार नियमों का पालन नहीं कर रही है और ट्विटर को काउंटलेस कंटेंट ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट भेज रही है। मैंने बताया था ना कि साल 2021 में एक दिन में 237 अकाउंट्स तक ब्लॉक करवाए जा रहे थे। ट्विटर ने कोर्ट में कहा कि सरकार का ये एक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस कंटेंट को मोदी गवर्नमेंट बैन करवाने के लिए कहती है उनमें से ज्यादातर कंटेंट आईटी एक्ट को वायलेट ही नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर, केरला स्टोरी और कश्मीरी फाइल्स जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों को नरेंद्र मोदी खुद प्रमोट करते हैं। सरकार इन्हें टैक्स फ्री करती है क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा को शूट करते हैं। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। इंडियन गवर्नमेंट का हाल ये है कि आज जो सरकार को करना चाहिए उसके अलावा सरकार सब कर रही है। आज इंडिया में डिजिटल सेंसरशिप इंक्रीज होती जा रही है और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ तक कि सरकार ये भी नहीं बता रही कि जिन कंटेंट को सरकार बैन करवा रही है उनमें सरकार के कौन से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। उल्टा मोदी गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट के रूल्स में चेंजेस करके नए नियम लाए कि सोशल मीडिया साइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को सरकार के कहने पर किसी भी कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले ये लिमिट 36 घंटे की हुआ करती थी। मतलब फरवरी 2026 से मोदी और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिकल लिखना लगभग नामुमकिन कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए आईटी एक्ट का मिसयूज हो रहा है, जिसका काम देश की सवर्निटी और पब्लिक ऑर्डर को बचाना था। इतना सेंसरशिप करने के बाद भी मोदी सरकार आईटी रूल्स में और बदलाव लाने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काम कर रहे इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर्स पर और कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। एक नेता जो पहले कहता था कि वो गरीब घर से आया है और चाय बेचता था, आज वही नेता देश के लोकतंत्र को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वही लोकतंत्र जिसके दम पर वो चाय बेचने से लेकर इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बना। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको सच बोलने वाले क्रिएटर्स बिल्कुल ना दिखें। इसलिए जब तक बोल रहे हैं तब तक उन्हें सपोर्ट करो। सब्सक्राइब। Criticism is the essence of the democracy. Criticism only can purify our system. So I always honor, I respect all the critics.